सहायक शिक्षक में बीएड वाले नहीं जा सकते। ऐसा वाला विवाद हुआ है अभी ना, तो इस बार ये याद रखना कि आप बीएड किए हो तो आप शिक्षक के पोस्ट में जाओगे, और अगर डीएलएड है तो सहायक शिक्षक के पोस्ट के लिए। ठीक है, हाँ डीएलएड है तो सहायक शिक्षक वाले में तो रहेगा। अब लाइव क्लास में बताओ सबको आवाज आ रही है कि नहीं? लाइव क्लास में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो बताइए, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सिलेबस में, फिर टॉपिक में जाएंगे। वॉइस कम है, ठीक है आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा के देखो। तो मेरे ख्याल से सर लोग भी बता चुके हैं सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा अपन देखेंगे शॉर्ट में, और मैं अपने सिलेबस के बारे में आऊंगा डायरेक्ट पे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे बाल विकास वाला सेक्शन जो है वो 30 नंबर का है, और जब हम पढ़ेंगे तो आप 27 तक इजिली क्रैक कर लोगे। 27 तीन क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, या तो कोई कथन का रहेगा, और कथन हम 100 से ज्यादा पढ़ेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना सब याद आ जाए, एक याद आ जाता है कौन सा, एक दर्जन बच्चे दे तो मैं कुछ भी बना दूंगा, वॉटसन का। एक याद आ जाता है किंडरगार्टन वाला किसने दिया था, तो प्रोबेल ने दिया था। ये थोड़ा बहुत याद आ जाता है जो हमेशा हम पढ़ते रहते हैं। बाकी जो है जब हम टॉपिक में जाएंगे तो हर टॉपिक से रिलेटेड क्या होगा, 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। खासकर जब विकास पढ़ेंगे, मतलब डेवलपमेंट पढ़ेंगे बच्चे का, और उसमें हम जो अवस्थाएं पढ़ते हैं, गर्भावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, उसमें भी दो, शैशवावस्था होगा, फिर बाल्यावस्था दो प्रकार का, पूर्व और उत्तर, फिर उसके बाद किशोरावस्था। और हर अवस्था में देखेंगे आप क्या देखते हैं कि हर एक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ कथन कहा है। तो उस वाले सेक्शन से रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन जो होंगे आपको नहीं बनेंगे, एक आध एकदम नए क्वेश्चन होगा, लेकिन आप ये मान के चले 27 क्वेश्चन तक आप एकदम करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। फिर बाकी सर बता ही चुके होंगे। इसके बाद में अगर बात करूं सिलेबस का, और हम सिलेबस अभी किसका देख रहे हैं, सहायक शिक्षक वाला। तो यहाँ पर देखिएगा सहायक सिलेबस, सहायक शिक्षक के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है, पहला इकाई, वह है बाल विकास, उसका परिचय। तो यहाँ पर देखेंगे विकास की अवधारणा, और फिर उसके बाद क्या है, अवस्थाएं। तो विकास की 4 अवस्थाएं आपको दी गई है। गर्भावस्था भी दिया गया है, कितने दिन का होता है, ठीक है। माह में पूछेगा तो अलग, 9 माह। दिन में पूछेगा तो 280 दिन, और वीक में पूछेगा तो, ठीक है, 40 से 42 लेते हैं, आप 42 लीजिएगा वीक, ऐसा भी होता है। फिर शैशवावस्था, शैशवावस्था की कई सारे आपको देखने हैं सिद्धांत क्या क्या है। फिर उसके बाद प्रारंभिक और उत्तर अवस्था, जैसे मैंने आपको बोला था ये अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद है किशोरावस्था। अगर आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर पूछा जाएगा कहां तक, बाल्यावस्था तक की कहानी पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि आपको उतने ही एज के बच्चों लोग को देखना है। मतलब अगर सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 1 से कक्षा 5 तक, यहीं तक के बच्चों को देखना है, तो इनका एज अराउंड कितना होता है, 10 साल के आसपास तक। और जो आप बाल्यावस्था पढ़ते हो, 12 से 13 वर्ष तक पढ़ते हो आप, तो उस दौरान के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब आप पढ़ोगे क्या शिक्षक की, तो शिक्षक कहाँ तक पढ़ाते हैं आप लोग, 6 to 8। और मतलब इस समय जो बच्चे की जो आयु होती है, 5 साल जोड़ दो, लगभग 13 साल, मतलब किशोरावस्था चालू हो चुका होता है। तो वहां का सिचुएशन भी आपको बताना पड़ता है, तो वहां पर किशोरावस्था से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे शारीरिक विकास, इसमें आप पढ़ते हो ना, प्रोक्सिमोडिस्टल, मतलब एक तो क्या होता है, सिर से लेकर पांव की तरफ होता है, और मध्य भाग से लेकर बाहर की तरफ। फिर इसके अलावा और क्या होता है, गत्यात्मक विकास होता है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर आपने सुना होगा। फाइन मोटर मतलब छोटे छोटे अंगों का प्रयोग करना, ग्रॉस मोटर मतलब क्या है, बड़े अंगों का प्रयोग करना। कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जो 2 3 साल हो चुका है, मतलब कर रहे हैं, और हो गया है। क्योंकि कई चीजें ऐसे रहेंगी जो आप लोग को ऐसा लगेगा कि हमारा बीएड तो हो चुका है, लेकिन हमने ये सब टच नहीं किया है पढ़ाई के दौरान। फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, सुने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन आता है यहाँ से, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें किसका आता है, जीन प्याजे का। जीन प्याजे ने क्या बोला कि बच्चा जो होता है अपनी आयु के अनुसार सीखता है, और उसने 4 अवस्था बताई। एक तो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा आता है पूर्व सॉरी, पहला वाला जो होता है संवेदीगामक होता है, 0 से 2 वर्ष। 2 से 7 वर्ष तक होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक। फिर उसके बाद आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11। और उसके बाद आ जाता है औपचारिक, तो वो होता है 11 से 15। वो तो बोलते हैं हर एक आयु एज में क्या होता है, बच्चा अपने आप सीखते जाता है। इसी को
अगेंस्ट में, ठीक है, अपोज करते हुए क्या कौन आते हैं? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की बोलते हैं नहीं नहीं, एज से नहीं सीखते बच्चे, किससे सीखते हैं? समाज और संस्कृति से सीखते हैं। समाज और संस्कृति से। जब हम जीन प्याजे पढ़ेंगे तो यहीं पर 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्कीमा क्या होता है ना? संगठन क्या है? सुने हो ना? है ना? ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है। फिर उसके बाद जब जब आप वाइगोत्स्की पढ़ेंगे इसी में, संज्ञानात्मक विकास में ही, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है क्या? ZPD, ज़ोन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट, फिर MKO और स्केप होल्डिंग। ये एकदम बेसिक बेसिक है और लगभग क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन जो है आपको लगभग यहीं से मिलेंगे, जो मैं मेन मेन बोल रहा हूँ। फिर सामाजिक विकास देखोगे आप, सामाजिक विकास के बाद संवेगात्मक विकास देखोगे। तो संवेगात्मक विकास में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका हम बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। संवेग कितने प्रकार के मूल संवेग बताते हैं? मैकडुगल, विलियम मैकडुगल 14 प्रकार के मूल संवेग बताते हैं। तो वो पढ़ना है, वो मेन है। इसके अलावा एक तो टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, जैसे यहाँ पर नैतिक विकास देखना है। अब मुझे बताइएगा, जो नैतिक विकास जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसने दिया है? किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या कहानी लेकर आते हैं? किसी की स्टोरी सुनाते हैं? हाँ, चोरी वाला मतलब मेडिसिन की चोरी वाला, है ना? बस वो कहानी याद है तो उससे बन जाएगा, साइंस की स्टोरी। ठीक है, तो वहां से नैतिकता, मोलरिटी सीखेंगे आप। इतना सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे रहेंगे, जैसे कि क्या? आसपास का एनवायरनमेंट होता है जो आपको प्रभावित करता है ना? खान पान आपको प्रभावित करता है, आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हो वो आपको प्रभावित करता है। तो वो पूरा है, छोटा छोटा टॉपिक है, ये थ्योरी है। यहाँ पर यहाँ तक आपको बहुत सारा क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से आपका थ्योरी वाला रहेगा जहां से क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। तो ये पहला यूनिट है। जब दूसरे यूनिट में जाओगे तो आपको मिलता है क्या? शरीर, शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण समन्वय का विकास, फिर संवेगात्मक और नैतिक विकास। यहाँ पर आ गया नैतिक विकास, तो यहाँ पर आपको पढ़ाना रहेगा ये पूरा। आगे देखिएगा, एक टॉपिक जो होगा अध्याय 3 या इकाई 3 से, यहाँ पर सीखना एवं संज्ञान करके दिया हुआ है। इसमें आप देखते हैं क्या सीखना क्या है, मतलब लर्निंग क्या है। इसी को आप क्या बोलते हो? दूसरे नाम से जानते हो क्या? अधिगम। लर्निंग अधिगम के नाम से जानते हैं ना। और अधिगम वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग पढ़ते हो थॉर्नडाइक का कहानी। थॉर्नडाइक बताते हैं अधिगम का सिद्धांत देते हैं और उसके नियम बताते हैं। कितने नियम बताते हैं थॉर्नडाइक? हाँ वही, टोटल कितने हैं? 8 नियम बताते हैं थॉर्नडाइक। उसमें से 3 जो है वो मुख्य होते हैं, है ना? एटीपी, अभ्यास, तत्परता और तैयारी, है ना? तो एटीपी करके ऐसा रहेगा, प्रयास है, सॉरी, पी से क्या है? प्रयास, और लास्ट वाला क्या है? तत्परता। तो ये जो है 3 मुख्य है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है आपको। एकदम डीप में भी जाके नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे हम पूरा डीप में, लेकिन जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, सी टेट का क्वेश्चन देखोगे और आसपास में जो भी टेट का जो क्वेश्चन आता है वो देखोगे, तो आपको लगेगा कि भाई ऊपर ऊपर से भी पूछता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, 25 से 27 क्वेश्चन जो रहेंगे आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। 3 क्वेश्चन की गारंटी भाई मैं नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता कि पूरा का पूरा 30 आ जाएगा। आप खुद इतने दिन से पढ़ रहे हो, 2 साल से आपने पढ़ा होगा, अभी भी मैं 2-4 शब्द अगर बोला हूँ तो भी आपको नए लगेंगे। अभी भी 2 साल आपने पूरा बिताया होगा, या हो सकता है कुछ दिन ही होंगे, लेकिन आपको अभी भी क्या लगेगा? कुछ चीजें मैं नए नए बता रहा हूँ। फिर अधिगम में ही आप क्या पढ़ते हो? सिद्धांत के बाद उसके वक्र पढ़ते हो। कितने प्रकार के वक्र बनते हैं? वक्र, अधिगम वक्र, लाइव क्लास में बताओ। 4, ठीक है, 4 प्रकार के। कैसे कैसे होते हैं, कुछ याद है क्या? एक होता है क्या? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? इधर आपका समय रहता है और इधर क्या होता है? अधिगम। समय भी बढ़ रहा है और आप लगातार सीखते जा रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन, रेखीय हो जाता है ये। फिर उसके बाद नतोदर, मतलब क्या होता है? समय बढ़ते जाता है, फिर आपका जो अधिगम का प्रोसेस होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। मतलब इधर आपका क्या है? लर्निंग है, और इधर आपका क्या है? टाइम। तो इधर बढ़ रहा है मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो मतलब आप लर्निंग बढ़ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब लर्निंग कम हो रहा है, और इधर क्या आ रहा है? समय बढ़ रहा है। और एक होता है क्या, कि कम टाइम में आप ज्यादा सीख रहे हो। और एक होता है मिश्रित। एक होता है क्या? मिश्रित। तो 4 प्रकार के क्या होते हैं? आपके कर्व होते हैं, लर्निंग कर्व। अब इसके अलावा क्या होता है? लर्निंग में ही एक और टॉपिक पढ़ते हो क्या? पठार, प्लेटू। सुनिए, पठार, प्लेटू क्या होता है?
सेम यही है, लर्निंग है, इधर टाइम है। क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है कि ना तो समय बस बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो आप कुछ सीख रहे हो, ना तो आप कुछ गवा रहे हो। मतलब अधिगम एकदम से रुक गया है, अधिगम एकदम से रुक गया है, तो वो क्या कहलाता है आपका? पठार कहलाता है। सेम चीज, एक चीज और पढ़ते हो आप, स्थानांतरण, ट्रांसफर। कितने टाइप के होते हैं स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण? होते बहुत टाइप के हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 टाइप का पढ़ते हैं। चलो ठीक है, याद आ रहा है सबको, लाइव क्लास में जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से याद आ रहा है। ठीक है, क्या होता है स्थानांतरण? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है क्या? जीरो। एक होता है क्या? जीरो। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट, कुछ चीज आपने सीखा था और दूसरा चीज जब सीख रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपको लाभ होता है। जैसे मान लो साइकिल चलाना, सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है तो आपको अगर कोई बता देगा बाइक भी वैसे ही है, बस बैलेंस करना सीखना है। अगर आपने बाइक चलाना सीख लिया है गियर वाला, तो आपको कार चलाना आ जाएगा, क्योंकि गियर के बाद एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में पहले से फिट रहेगा। और फिर आप कार चलाना जब सीख रहे हैं मतलब क्या, लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा है। आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। समझ में आया? तो वो क्या होता है, उस प्रकार का लर्निंग जो होता है पॉजिटिव लर्निंग आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, क्या क्वेश्चन बनाता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कार चलाने से, बाइक चलाने के बाद कार चलाना सीखता है, तो वो किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा, या दोनों। समझ में? तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब मान लो जैसे एकदम सिंपल सा, जैसे आप लोग टाइपिंग करते हो, आप लोग इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, अचानक बोला गया कि आपको हिंदी टाइपिंग करना है, आपका जो फिंगर जो है डायरेक्शन वो चेंज होते रहेगा, आप बार-बार डिस्टर्ब हो जाओगे। या आपको बहुत अच्छे से हिंदी टाइपिंग आता है, लेकिन आपको बोला जाए कि इंग्लिश टाइपिंग करके बताओ, तो आपका दिमाग क्या होगा? कंफ्यूज होगा। तो आपका पहले वाला नॉलेज, मतलब पहले वाला जो आपने लर्न किया है, वो इस वाले लर्निंग में क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो वो क्या है आपका? नेगेटिव स्थानांतरण है। और एक होता है क्या? जीरो, मतलब जो आपने पहले पढ़ा था और ये पढ़ रहा है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अलग-अलग लर्निंग है। तो वो क्या होता है आपका? जीरो। तो ये अधिगम रहेगा। अधिगम में केवल ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है, एक तो वक्र से पूछ देता है, एक टाइप का क्वेश्चन, एक जो होता है आपका परिभाषा से। परिभाषा में भी थॉर्नडाइक वाला है। मैं बताऊंगा 3-4 परिभाषा, लेकिन आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक का ही याद रखना है। ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या आता है? अधिगम डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेसिया, डिसमॉर्फिया, ये सुना होगा आपने, है ना? यहाँ से एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि ये आता है। आगे अगर मैं बात करूं, और क्या दिया है सिलेबस में, बाकी ये तो आने वाला है। जीन पियाजे के विचार, ज्ञान के निर्माण के तरीके, स्कीमा। क्या होता है स्कीमा? क्या होता है स्कीमा? हाँ, ठीक। क्या होता है स्कीमा का मतलब जो है, हमने बच्चे को ये बता दिया कि बेटा ये पेन है, और उसके दिमाग में क्या हो गया, एक डायग्राम बन गया कि यही पेन है। और दूसरे कलर का लेके आएंगे तो उसको लगेगा कि इससे रिलेट करने की कोशिश करेगा, तो बोलेगा पेन तो नहीं है। मतलब ये मान के चलिए, जो दिमाग में पहले से फिट है वही स्कीमा है। जो पहले से दिमाग में हमारे विचार स्टोर है वही क्या है? स्कीमा है। और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? आप तुलना करते हो, तो उसी में पढ़ना रहेगा क्या? सम्मिलन, और क्या पढ़ेंगे? समायोजन। ठीक है, स्कीमा से ही रिलेट करके इसको पढ़ते हैं। फिर आगे वाइगोत्स्की का बहुत सारा है, यही है। निकट विकास का क्षेत्र, क्या होता है निकट विकास का क्षेत्र? केप होल्डिंग। एक और होता है MKO, मोर नॉलेज अदर। हाँ, जोन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट, ZPD, केप होल्डिंग। और ये MKO क्या होता है? ठीक, ZPD में क्या होता है? सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड एरिया तक बच्चे का हेल्प करते हैं, वो स्केप फोल्डिंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा है। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट एकदम सिंपल बताता हूँ, अब बिना बिना पढ़े जाओगे
100 नंबर का पेपर है, थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जाओगे तो 100 नंबर में आप कितना गेन कर लोगे, मान लेते हैं 60 नंबर आ गया, ठीक है, 60 नंबर आ गया। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा पढ़ाई किए रहते तो आप 80 नंबर ले आते। तो जो पढ़ाई करके जो आप 80 नंबर ला रहे हो ना, ठीक है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि ये जोन है कि ये मेरा 20 नंबर जो आ रहा है ये मेरा जोन था जो मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ। अब उसके लिए आप अपने दोस्त का सहारा ले सकते हो, फैकल्टी का सहारा ले सकते हो, शिक्षक का सहारा ले सकते हो। तो ये फिर क्या होता है आपका स्केप फोल्डिंग, जिसको पाड़ बोलते हैं या क्या बोल देते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप जो बोल रहे थे वो, कि जैसे साइकिल चलाने के लिए हम सबसे सिंपल एग्जांपल वही लेते हैं, साइकिल चलाने के लिए माता पिता का कोई थोड़ी देर के लिए सहारा लेना, और फिर जैसे ही आप साइकिल चलाते हो थोड़ा तो पापा जी या पिताजी क्या करते हैं, साइकिल को छोड़ देते हैं, आप चलाने लग जाते हैं, तो वो स्केप होल्डिंग है। और एमकेओ क्या है, मोर नॉलेज अदर, हाँ, जो जिसको वो नॉलेज है जिस सब्जेक्ट का। अब सपोज कर मुझे जो है बायोलॉजी नहीं पता, अब हो सकता है कि किसी 12वीं कक्षा के छात्र को बहुत अच्छे से आ रहा हो 12वीं, तो मैं उससे जाके पूछ सकता हूँ। तो मोर नॉलेज अदर का मतलब ये है कि आप बड़े या छोटे किसी से भी जाके पूछ लो जिसको उस बारे में नॉलेज हो, और यहाँ पर पहाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग में हमेशा बड़ा ही सहारा देगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ये पहाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग जो रहेगा वो हमेशा आपको बड़ा व्यक्ति ही देगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है, हम उम्र भी दे सकता है। तो जब पढ़ोगे ना ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, और इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आ जाता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है लगभग लगभग। फिर बाकी यहाँ से बच्चे एक समाधानकर्ता के रूप में या अनुसंधानकर्ता के रूप में, फिर वैकल्पिक अवधारणाओं का सीखना, फिर सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों की जानने की गलतियां, तो इसी में आप पढ़ोगे आगे चलकर क्या, कि मूल्यांकन पढ़ते हो ना, मूल्यांकन आकलन, ठीक है, आकलन क्या होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेसमेंट, और मूल्यांकन को बोलते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। वो चैप्टर थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। यहाँ पर देखते हैं फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में आप देखोगे क्या, समावेशी शिक्षा पढ़ोगे सीधा, समावेशी शिक्षा इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है ना समावेशी शिक्षा, लेकिन आपको समावेशी शिक्षा पढ़ना है। उसके अंदर जितने भी टाइप के बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे पढ़ेंगे, अपराधी, फिर सामाजिक बहिष्कृत बच्चे, फिर विकलांग बच्चे, फिर मानसिक अयोग्यता वाले बच्चे, फिर और जितने टाइप के बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है वो बच्चे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पर बुद्धि वाला टॉपिक नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब इससे पहले वाला जब 2019 में हुआ था पेपर, उसमें पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन, आईक्यू का पूछा था, क्या होता है आईक्यू का फॉर्मूला, एम ए सी ए, क्या बोलते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ठीक है, अपन सीधा बोल देते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो ये जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू जो है, बुद्धि लब्धि, तो एक बात बताओ मुझे, ये परिभाषा किसने दिया था, पूछेगा, ये परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, ये परिभाषा, इसमें अगर 100 लिखाऊंगा तो टर्मन ने दिया है, इससे पहले ये परिभाषा दिया जा चुका है 1916 के आसपास, फिर 1916 में ही थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था बुद्धि लब्धि पर, अल्फ्रेड बिने ने, फॉर्मूला नहीं दिया था, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि लब्धि शब्द दिया था, बताओ, नहीं लग रहा टॉर्चर कर रहा हूँ, टर्मन ने ये दिया था, टर्मन ये देता है, टर्मन ने 100 लगाकर इसमें, बिने नहीं देते, बिने जो होते हैं मानसिक आयु वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। जब 1908 में पढ़ोगे ना, 1908 1905 से लेकर 1911 तक उनका समय रहता है, तो 1908 में जब उनका पहला बार उन्होंने जब संशोधन किया था, तो मेंटल एज करके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पर स्टर्न का नाम पढ़ोगे आप, स्टर्न और कुहलमान, ये दो लोग रहेंगे, ये परिभाषा देंगे, मेन स्टर्न है। अगर मान लो 100 नहीं जुड़ा है तो स्टर्न लेना है आंसर, स्टर्न, ठीक है, चलिए यहाँ पर आएगा ना स्टर्न, नाम में आएगा। और मान लो 100 जुड़ा है तो इससे आएगा, और कोई भी अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है तो इसी से बनता है। फिर इसके आगे पढ़ते हो आप लोग, सामान्य बुद्धि 90 से 110,
फिर उच्च, फिर तीव्र, फिर प्रखर, फिर नीचे आते हैं तो मंद बुद्धि, फिर निम्न बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर जड़ बुद्धि, लास्ट में आप जड़ बुद्धि में पहुंच जाते हो। तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता बुद्धि वाले टॉपिक में, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। इसमें बहुत सारा आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, है ना, त्रिआयामी बुद्धि पढ़ते हो, फिर द्विआयामी स्पीयरमैन का, है ना, अल्फ्रेड बिने तो एक तत्व सिद्धांत देते हैं, वन एलिमेंट। फिर स्पीयरमैन दो, मतलब दो दो कॉन्सेप्ट देते हैं, एक तो दो तत्व देते हैं, एक तो त्रितत्व देते हैं, सुने हैं ना, है ना। फर्स्ट टर्म तो बहुत सारा दे देते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं करके, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ठीक है। एक आध जन्म हो चुका होगा जो लोग पढ़ चुके होंगे वो, है ना। हाँ, अगर मान लो 1-2 साल हो चुके, मतलब एक जन्म हो चुका है, क्योंकि सब भूल जाते हैं अपन। ऐसा होता है ना, लास्ट क्लास वाला याद नहीं होता, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे 2-3 महीना पहले या 1-2 साल पहले वाला। तो ये सारा कुछ टॉपिक अपने को पढ़ना है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक और दिया है ना कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखो आरटी दिया हुआ है। आरटी क्या 2009 है भाई, दिया तो है 2009। 2005 कौन सा है? आरटीआई अपने को पढ़ना नहीं है, लेकिन वो सही है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। एनसीएफ पढ़ना है, फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और एनईपी 2020। ये सिलेबस में आपके नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपको ये पढ़ना है ना, ये पढ़ना है। कई सारे बदलाव आ गए हैं, बहुत अच्छा बदलाव आया है। 34 साल बाद जो है शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। जैसे मान लेते हैं, क्या कॉलेज वाला एक अच्छा रूल बताया है, क्या बोला गया है कि अगर पहला, मतलब जैसे मान लो अपन किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 3 साल में ग्रेजुएशन होने वाला, तो कभी कभी क्या होता है, 1 साल के बाद अपन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अपना डिग्री खत्म, मतलब कुछ नहीं मिलेगा अपने को। लेकिन यहाँ पर बोला गया, अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, और उसके बेस पर आप दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, या 2 साल बाद, 3 साल बाद गेप करके भी आप एडमिशन ले सकते हो। अभी है क्या ऐसा? नहीं है, ठीक है। 2 साल अगर कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल कर लिया तो डिग्री, 4 साल कर लिया तो प्लस रिसर्च। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप सहायक शिक्षक का सिलेबस देखेंगे, यहाँ भी वही है, 30 नंबर का। शिक्षक का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ भी 30 नंबर का है, थोड़ा थोड़ा बस बदलाव है। तो यहाँ पर विकास की अवधारणा, वहां पर भी था विकास की अवधारणा, वहां पर अवस्थाओं को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अवस्था नहीं बताया गया, लेकिन अवस्था को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो उनकी अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो? एक आता है क्या आपका, व्यवहारवाद, सुने हैं ना। पहले एक संरचनावाद आएगा, फिर प्रकार्यवाद आएगा, ठीक है, फिर व्यवहारवाद आएगा, फिर गेस्टाल्टवाद आएगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और सिगमंड फ्राइड का क्या है, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। ये शायद पूरा पूरा देखेंगे हम लोग, ये मेन मेन है ना जो मैंने आपको बताया है। ये पूरा अभी 1-2 दिन में हम लोग खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से 2-3 क्लास के बाद ये वाला टॉपिक जो अभी मैं बोल रहा था वो हो जाएगा। फिर इसी में देखो, ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है बुद्धिमत्ता, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दिया है देखो, बहुआयामी बुद्धि, भाषा विचार, भाषा याद है, भाषा, भाषा विकास का क्रम बता सकते हो क्या? अरे इतना काहे याद कर रहे हो यार, हम अपने आप को देखते हैं ना, सब के सब वही याद करके रखे हैं, LSRW, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले आप बच्चों को क्या बनाते हो, आपके घर में अगर कोई बच्चा होता है तो केवल उसको सुनाते हो पहले, बेटा माँ रही, बेटा माँ रही, तो वो सुनेगा पहले, तो क्या कर रहा है, लिसनिंग, है ना। फिर वो बोलना चालू करेगा, स्पीकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पढ़ाना शुरू करते हो आप, फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, है ना। स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ाना पढ़ाते हैं जोर जोर से, आंगनबाड़ी में जाते हैं तो ये तो करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो बोलना, मतलब पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर उसके बाद लिखना, ये हो गया। ये यूनिवर्सल है, लेकिन मॉन्टेसरी इनको उल्टा कर देती है ना। मैंने क्या बोला, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, पढ़ना, है ना, और फिर लिखना, ये यूनिवर्सल है। लेकिन जो मॉन्टेसरी है वो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देती है, वो बोलती है नहीं, बच्चे पहले लिखते हैं फिर बाद में पढ़ते हैं। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। यही पर चिंतन विचार आपको पढ़ना पड़ेगा। एकदम मेन वाला आता है यहाँ पर, क्या, अपसारी और अभिसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट,
आता है क्वेश्चन, आता है यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्या होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? अभिसारी, है ना। अभी मतलब अभी क्या, भी उत्तर दो, है ना, मतलब एक शब्द में उत्तर देने वाला अभिसारी होता है। ठीक है, हाँ या ना में उत्तर दो। और अपसारी डाइवर्जेंट होता है, बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है उसमें। समझ में आया? जैसे मैं एकदम सिंपल से एकदम क्वेश्चन लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, एक ही आंसर हो सकता है, कुछ और हो सकता है क्या? नहीं, एक ही आंसर होगा। लेकिन अगर मैं अपसारी के बेसिस पे अगर पूछूं, तो यही सृजन में चले जाएगा, सृजनावाद में चले जाएगा। मैं बोलूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है उसका वर्णन करो, उसके बारे में मेन मेन बताओ। तो ये आप क्या करोगे, अपना जो भी आपके दिमाग में होगा उसको डाइवर्सिटी बताओगे। सर यहाँ पर पर्यटन के लिए ऐसा है, टूरिज्म के लिए ऐसा है, धार्मिक के लिए ऐसा है, इकोसिस्टम के लिए ऐसा है, फिर उसके बाद बोल सकते हो नेचर के लिए ऐसा बना हुआ है, पार्क बने हुए हैं, ठीक है, रास्ते ऐसे हैं, यहाँ पर ये मोनूमेंट बना हुआ है, स्मारक है, वो पूरा बता सकते हो आप। समझ में आ रहा है? तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर व्यक्तिक भिन्नता, ये भी एक टॉपिक आता है। तो सहायक शिक्षक वाले में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो व्यक्तिक भिन्नता ऐसा नहीं है कि आपको डीएलएड वाले में काम नहीं आएगा, मतलब सहायक शिक्षक में काम नहीं आएगा। आप देखना उठाकर, इस बार का जो पेपर आया था ना, अभी वाला जो अभी हुआ है, कब हुआ था? मई, 11 मई को हुआ था ना? नहीं, 10 जून को हुआ था। 10 जून को जो हुआ था ना, पहले वाला पेपर क्या था, टफ हो गया था, सेकंड वाला पेपर आसान था। शिक्षक वाला आसान लगा था और सहायक शिक्षक वाला टफ हो गया था। और इधर वाला पूरा उधर लिखा हुआ था, है ना, इधर के सिलेबस से जो था वो सहायक शिक्षक में था। तो आपको पढ़ना दोनों पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस में जो दिया है वो पढ़ के चले जाए और हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, व्यक्तित्व वहां पर दिया था क्या उस वाले सिलेबस में? पर्सनालिटी दिया था क्या? व्यक्तित्व नहीं दिया है, लेकिन पूछेगा आपको। तो यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता और व्यक्तिक भाषाई भिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, ये तो आपका थ्योरी है। यहाँ पर मूल्यांकन, तो मूल्यांकन बताने से पहले मुझे मापन और आकलन बताना पड़ेगा, फिर जाकर आपको क्या बताऊंगा, मैं मूल्यांकन बताऊंगा। सीसी यहाँ पर दिया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये कॉन्सेप्ट आता है। सीसी का कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया था, 2005 से ही धीरे धीरे करके डेवलप होने लगा था। इसका दूसरा यूनिट देखो, समावेशी शिक्षा। अब यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, वहां पर इनडायरेक्टली दिया हुआ था। वहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, है ना, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, समावेशी शिक्षा करके पूरा दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में जो अक्षमता होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो भी देखेंगे। आगे देखिएगा, सीखना एवं शिक्षण शास्त्र। तो सीखना एवं शिक्षण शास्त्र से यहाँ पर वही है, अधिगम पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? अधिगम। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, अभिप्रेरण। एक और है आपका संवेग। संवेग तो वैसे स्टार्टिंग में पढ़ चुके होंगे। बाकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा पहले वाले में भी है। सेम सिलेबस जो है आपको सहायक शिक्षक में भी मिलेगा। जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो अभिप्रेरण है। क्या होता है? मोटिवेशन। मोटम शब्द से बना हुआ है ना, किससे बना हुआ है? मोटम शब्द से। पढ़ेंगे इसको, लैटिन भाषा का शब्द है। ये पूरा पूरा देखेंगे आगे चलकर। यहाँ तक समझ में है? तो ये है आपका सिलेबस। ये जितना देखे हैं, इसमें 3 इकाई पढ़ना है आपको। इसमें शिक्षक में और सहायक शिक्षक में जो है 4 यूनिट हो जाता है। यूनिट 1 हो जाएगा, यूनिट 2, 3 और ये 4। 4 यूनिट पढ़ना पड़ता है किसमें? आपके सहायक शिक्षक में। और शिक्षक वाले में कितना है? 3 यूनिट। दोनों में लगभग समान समय लगते हैं। और मैं आपको पहले जो कॉमन होगा वो पहले बता दूंगा। जो कॉमन है वो आएगा ही। और इसमें याद रखना, इसमें ना समायोजन नहीं दिया हुआ है। पूरे सिलेबस में कहीं भी समायोजन नहीं लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्या? अभी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अगर आपने पेपर देखा होगा तो समायोजन के क्वेश्चन दिए हुए हैं एडजस्टमेंट से। अब सिलेबस ना तो इधर दिया हुआ था ना तो यहाँ दिया हुआ था, इसलिए उस टॉपिक को कवर नहीं कराया था मैं लास्ट टाइम। और उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था, मुझे लगा नहीं दिया है दोनों सिलेबस में तो नहीं कराते करके, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आ गया था, मतलब वो भी अब कवर कराना पड़ेगा। क्योंकि उससे पहले वाले एग्जाम में समायोजन से क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो मुझे लगा कि दिया नहीं है तो कराना नहीं चाहिए। लेकिन इस बार आपको समायोजन भी कराना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं था और पूछा पूछा गया है सिलेबस में, क्वेश्चन पेपर में आ गया है। तो अब हमारा दायित्व बन गया है कि वो वाला टॉपिक भी आपको क्या कराना पड़ेगा, प्रिपेयर कराना पड़ेगा। समझ में? तो 2-4 टॉपिक जो है एक्स्ट्रा हमको करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में? चलो,
अब थोड़ा सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या है, क्या है, नाम क्या है? आप सीडीपी करके पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बाल विकास। और बाल विकास को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान। यहां तक समझ में? तो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को जानने से पहले हमको क्या जानना है? मनोविज्ञान के बारे में। किसके बारे में जानना है? मनोविज्ञान के बारे में। तो अब ध्यान दीजिएगा, आज हम जो भी पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, वो केवल केवल एक विषय के अंतर्गत आता था। और वो विषय कौन सा होता था? फिलोसफी, दर्शन। जितने भी हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ो, चाहे आप मैथ पढ़ो, चाहे आप विज्ञान पढ़ो, चाहे आप संस्कृत, मतलब जो भी, संस्कृत अलग कर दो, जितने भी जो भी पढ़ो वो सब के सब एक ही से आते हैं, सब एक से ही क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। वह है फिलोसफी। फिलोसफी एक ही सब्जेक्ट से सबका ओरिजिन हुआ है। अब मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान का मतलब क्या है? सोचिएगा, हमको पढ़ना है ना, मनोविज्ञान पढ़ना है। पहले मानव को जानेंगे और मानव का एक सेक्शन है जिसमें बच्चों को जानना है। मनोविज्ञान में आप पढ़ते हो ना, गर्भ से लेकर कब्र तक का अध्ययन, ये वही तो है। वुम टू टुम पढ़ते हो ना, वुम टू टुम, सुने कि नहीं सुने वाला लाइन? तो मानव इतिहास मतलब मानव के जीवन से गर्भ से लेकर कब्र तक का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? आपका मनोविज्ञान होता है। सुना तो होगा ना, गर्भ से कब्र तक चलने वाला जो विकास, जो डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है, उसका अध्ययन करते हैं आप। तो ये है क्या, किसका अध्ययन कर रहे हो आप? मानव का, मनुष्य का अध्ययन कर रहे हो। किसका अध्ययन कर रहे हो? मनुष्य का अध्ययन कर रहे हो। सही है। मनुष्य का अध्ययन करेंगे कैसे लेकिन? कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या लगता है, कैसे डिवाइड करते हैं? ठीक है, चलो बताते हैं। क्या हुआ कि बहुत समय पहले एक विद्वान थे, सिकंदर का नाम सुना है ना आपने? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यूनान के। उनके गुरु थे जिनका नाम था अरस्तु, अरिस्टोटल जिसको बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ह्यूमंस के बारे में अगर स्टडी करनी है कि भाई ये बहादुर है ना, ये गुणी है, मतलब ये और शिक्षा में माहिर है, इसका दिमाग बहुत तेज है। तो हर एक व्यक्ति में क्या होता है? अलग प्रकार की एनर्जी होती है और हमें उस एनर्जी को जानना है। जैसे सिकंदर सिकंदर में लड़ाई का वो था, लड़ना है, आगे विश्व विजेता बनना है। तो उसमें कौन से प्रकार का गुण है, कौन से प्रकार की एनर्जी है, इन सबको जानना था उनको। तो उन्होंने बोला कि हर हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को समझना चाहिए, मनुष्य का या मानव का अध्ययन करना चाहिए। तो मानव का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। कि अगर मनुष्य को जानना है तो मनुष्य को जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन कर देता हूं मैं। किसका अध्ययन करना चाहिए? आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बोला गया। सबसे पहले व्यक्ति कौन? अरस्तु। नाम याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछेगा। मैं 2 क्लास के बाद, जैसे वाला सेक्शन मतलब आपका इनिशियल पॉइंट खत्म हो जाएगा तो मैं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि अगर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मैं विकास बता रहा हूं ना आपको, मनोविज्ञान का जो विकास है वो कैसे हुआ है, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसका विकास क्रम। तो सबसे पहले क्या आता है? आत्मा का अध्ययन शुरू होता है।
क्या शुरू होता है? आत्मा का अध्ययन। कौन लेके आते हैं वाला कॉन्सेप्ट? अरस्तु। क्या बोलते हैं? अगर आपको मनुष्य के बारे में जानना है तो पहले उसकी आत्मा को जानना होगा कि उसकी आत्मा किस प्रकार की है, उसकी आत्मा में किस प्रकार की एनर्जी है। और ये एनर्जी कैसे पता चलता है, कैसे आएगा? मतलब जो भी वो सामने देख रहे हैं, जो भी सामने वो देख रहा है, वो सारी सूचनाएं कहाँ तक पहुंचती है? उस व्यक्ति की आत्मा में पहुंचती है। और फिर उसके बाद आत्मा क्या करता है? कार्य करना शुरू करता है और वही एनर्जी बनता है किसके लिए? मनुष्य के लिए, और वो कार्य करने लगता है। समझ में आया थोड़ा सा? नहीं आ रहा है ना? सही बोलो ना, नहीं आ रहा है करके। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बोले क्या बोल रहा है भाई, अपने को नहीं समझ में आ रहा है करके। तो आप लोग भी बोलो नहीं आ रहा सर, कैसे आत्मा के पास जाएगा? कोई आत्मा को देखा रहेगा क्या? और ये कब की बात करो मैं, आज से 2400-2500 साल पहले की। 2400-2500 साल पहले, मतलब ये जो अरस्तु का नाम ले रहा हूं मैं, ये 350 ईसा पूर्व के हैं। मतलब क्या कि अभी अगर हम लोग 2023 में हैं, तो ये जो है यहाँ से 2000 साल पीछे ले जाओ और यहाँ से 300 साल पहले, 350 साल पहले, मतलब यहाँ से लगभग 2400 साल पहले ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, कौन? आपके अरस्तु, ये बोलते हैं अगर हमको मनुष्य के बारे में जानना है तो हमको उसको आत्मा को पढ़ना होगा, आत्मा को जानना होगा। अब भैया उस समय पता नहीं, इतने बड़े विद्वान थे, सब बोले हाव हाव करके बोल दिए उस समय, है ना? और ये कॉन्सेप्ट कब तक चला? लगभग 100, मतलब 1500 साल तक चला, मतलब 2000 साल तक चले वाला कॉन्सेप्ट कि मनुष्य को जानना है तो आत्मा को जानना होगा, मनुष्य को जानना है तो आत्मा को जानना, आत्मा का अध्ययन करेंगे। और इसके समर्थक भी आ गए ना, ऐसा नहीं है कि अकेले बड़बड़ाने लग गए थे। डेकार्ट, नाम याद रखिएगा, पूछता है। डेकार्ट, प्लेटो, ठीक है, रुडोल्फ गोइकिल, रुडोल्फ गोइकिल। तो ये सब के सब क्या बोलने लग गए? हाँ भाई सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो करके। लेकिन एक बात बताओ, 16वीं शताब्दी के बाद ना विज्ञान, 16वीं शताब्दी के बाद जो विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ। सबके सब तर्क के आधार पर विचार करना, मतलब तर्क देने लग गए थे। याद है ना, मतलब पहले बोला जाता था पृथ्वी एक जगह रुका हुआ है, सूर्य चंद्रमा क्या है उसकी परिक्रमा कर रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता था पहले। तो उस समय तक 16वीं शताब्दी तक यही वाला कॉन्सेप्ट चलता था कि जो एक बड़े व्यक्ति ने बोल दिया सबके सब उसका अनुसरण करेंगे, वही मानते रहेंगे। और बाद में क्या हुआ, सब तर्क के आधार पर बोले जाना, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ठीक है। अब क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था कि आत्मा कहाँ है, कहाँ वास करती है शरीर में, ठीक है, उसको देख सकते हैं नहीं देख सकते। तो ये लोग क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे अरस्तु का। अब जब अरस्तु ने जब इसके बारे में बताया था, तो इन्होंने नाम दिया था मनोविज्ञान, नहीं बोला तो उस समय शब्द आया ही नहीं था मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द आया ही नहीं था। इस समय इन्होंने बोला कि ये तो अंतःकरण क्या है। उस समय जब अरस्तु ने इसके बारे में उसको डिफाइन करना जब चालू किया था, तो उस समय इसका पर्टिकुलर नाम क्या था? अंतःकरण, अंदर के बारे में जानना है। अभी केवल पढ़ो ना अंकित, कोर्स का क्या है, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं 25 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, 2 महीना भी चल सकता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कब होने वाला है। अगर एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ठीक। अब पता है मतलब कि पेपर ना अगर हड़बड़ी करते हैं तो 1-2 नंबर से चुक जाता है, और वो 1-2 नंबर ना आपको 2-3 साल रुलाता है। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अभी आएगा, फिर उसके बाद कब आएगा, ठीक है। तो अभी ना समय का यूटिलाइज करो अभी, अब छोड़ दो कितने महीने चलेगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर देखो, 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे लोगों का भ्रम टूटने लग गया कि आत्मा तो होता ही नहीं, विज्ञान आ गया। और विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले तो प्रयोग होता है। प्रयोग कर सकते थे क्या आत्मा पर? नहीं कर सकते थे। क्या है ये? इनटचेबल, मतलब मूर्त रूप है क्या ये? अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना? हम आत्मा को छू भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो ये वाला कॉन्सेप्ट चलना चाहिए क्या? नहीं। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्या करने लगे लोग, डिनाई करने लगे, मना करने लगे कि ये हो ही नहीं सकता। ये याद रखिएगा ना। डेकार्ट से पूछा गया चलो भाई बताओ, आप बोलते हो कि आत्मा होता है, आत्मा क्या है? तो इन्होंने बोल दिया आत्मा कुछ और नहीं है, खून है, जो ब्लड है वही आत्मा है। क्या बोल दिया डेकार्ट ने, याद रखना ना, पूछेगा
किसने आत्मा को या खून को क्या बताया है? आत्मा बताया है। उनका लॉजिक क्या था? जब तक व्यक्ति के शरीर में ब्लड फ्लो होते रहता है तब तक वो जीवित रहता है, मतलब आत्मा वही है। और जहां व्यक्ति मरा मतलब ब्लड होना बंद हो गया, ऐसा करके कॉन्सेप्ट। तो किसने? डेकार्ट ने बोला है आत्मा को क्या बताया है? खून बताया। थोड़ा थोड़ा याद रखना। अब गोइकिल क्या बोलते हैं? आगे बढ़ रहा हूं ना मैं, अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं एक क्रम से लिखाऊंगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गोइकिल क्या करते हैं? उसी थ्योरी में रहते रहते रुडोल्फ गोइकिल रुडोल्फ गोइकिल उसी सिद्धांत में चलते चलते क्या करते हैं, 1950 में एक बुक लेकर आते हैं। बुक का नाम होता है क्या? साइकोलॉजिया। क्या नाम होता है बुक का? साइकोलॉजिया। ये फर्स्ट पर्सन है जो साइकोलॉजी शब्द देते हैं। साइकोलॉजी शब्द देने वाले ये हैं रुडोल्फ गोइकिल। इनकी बुक थी साइकोलॉजिया। तो याद रखना जो शब्द है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द को पहले इंट्रोड्यूस करने वाले यही थे। और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरस्तु को, कि आत्मा होता है। अब इसको सपोर्ट करने वाले के लिए कौन आ जाता है? गैरिट आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? गैरिट। कौन आते हैं? गैरिट। नाम याद रखे जितने भी मैं बताते जा रहा हूं। गैरिट बोलते हैं कि मैं भी क्या करता हूं, अरस्तु को सपोर्ट करता हूं। और जो अरस्तु का अंतःकरण है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान बोल रहे हैं, वही इंग्लिश में क्या है आपका? साइकोलॉजी है। तो मैं यहाँ पर मतलब ये जो साइकोलॉजी है इसको दो भाग में तोड़ना चाहता हूँ। एक बनता है साइकी और एक बनता है क्या? लॉगस। क्या बनता है? लॉगस। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बोलते हैं जहां पर साइकी का मीनिंग क्या होता है? आत्मा होता है। जहां पर साइकी का मीनिंग क्या होता है? आत्मा होता है। और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। समझ में? 2019 का पेपर उठा के देखोगे ना तो वहां पर पूछा गया है कि साइकोलॉजी में लॉगस का अर्थ अगर अध्ययन या ज्ञान है तो साइकी का मतलब क्या है? तो साइकी का मतलब क्या है? आत्मा है। यहां तक समझ में? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मतलब मनुष्य के बारे में जानने के लिए जो आपने कहानी स्टार्ट की उसमें अरस्तु सबसे पहले आते बोलते हैं अगर मनोविज्ञान मतलब मनुष्य को जानना है ना, इस कहां से कहां तक, गर्भ से कब्र तक का अध्ययन करना है, तो किसको पढ़े हम? तो अरस्तु बोलते हैं आत्मा को पढ़ लो भाई, जान जाओगे सब। अब 2000 साल तक चला ये सब कहानी, और उसके बाद क्या होने लगा, लोग इसको मना करने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कोई ना कोई तो नया कॉन्सेप्ट आया होगा, आया होगा ना। तो यहाँ पर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खत्म हुआ। आत्मा को अस्वीकार किया गया। फिर चला क्या? मन। मन मतलब क्या? मस्तिष्क का विज्ञान या का अध्ययन। और ये वाला कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? पंपोनोजी देते हैं। पंपोनोजी, लॉजी नहीं है ना, नॉजी। कौन देते हैं? पंपोनोजी। तो इसके भी बहुत सारे समर्थक रहते हैं। थॉमस्टरी रहते हैं, जैसे अभी मैंने भाषा विज्ञान बताया था ना, भाषा विज्ञान में लास्ट के दो जो पॉइंट थे उनको इंटरचेंज, थॉमसरी, वाइसली, जेम्सली, ये लोग इसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि जो भी हमारी इंद्रियां होती हैं, कितनी इंद्रियां होती हैं? सेंसर्स 5। ये सारी सूचनाएं कहां तक लेकर आती हैं? जो भी सूचना होती है ये आती कहां तक? मन तक। मन का मतलब यहां पर क्या है आपका? मस्तिष्क से, ब्रेन से। और फिर हम क्या करते हैं? कोई प्रतिक्रिया देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको जो यहाँ पर आ रहा है ना, मस्तिष्क में क्या सिग्नल आ रहा है, हमको इसका अध्ययन करना चाहिए। पहले किसके पास जा रहा था? आत्मा के पास जा रहा था, तो आत्मा आत्मा वाला चला। फिर उसके बाद क्या आ गया? मन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्या आ गया? मन वाला कॉन्सेप्ट। अब मन से ही जुड़ा हुआ है क्या? मन, चेतन, अर्ध चेतन मन, और क्या होता है? अचेतन मन। चेतन मन, अर्ध चेतन मन, और अचेतन मन। चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। ठीक है, कौन लेके आएंगे इसको?
वेरी गुड, सिगमंड फ्राइड लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? सिगमंड फ्राइड। तो अब ये बताओ, मन को देख सकते हैं क्या अपन? मन को देख सकते हैं क्या? और मन में प्रयोग तो और नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? एक बच्चा अभी आइसक्रीम देख रहा है, आइसक्रीम खाऊंगा बोलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखेगा कि लोग कुछ और खा रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम की जगह कुछ और बोलेगा, तो उसका मन वहां भटक जाएगा। तो उसका मन स्थिर है क्या? मन स्थिर नहीं होता, मन हमेशा भागते रहता, तो उस पर तो प्रयोग हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप ये भी याद रखिएगा कि पंपोलॉजी ने वापस से इसको तोड़ा है, साइकी प्लस लॉगस। बोला कि साइकी का मतलब मैं यहाँ पर मन से लेता हूँ, और लॉगस का मतलब सही वही है, अध्ययन। क्या है? अध्ययन। तो पूरा मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में साइकी के दो अर्थ निकाले गए हैं टिल नाउ, अब तक केवल दो ही निकले हैं अर्थ। एक निकला है क्या? आत्मा, गैरिट बोलते हैं आत्मा, और पंपोलॉजी क्या बोलते हैं? मन। दो ही कॉन्सेप्ट निकले हैं अभी तक, ठीक है। और मेन अगर पूछा जाता है तो आत्मा ही लेते हैं आंसर। क्या लेते हैं? आत्मा। यहां तक समझ में है? अब सोचो आगे चलकर भी इसको कई तो कोई बोलेंगे कि यार क्या बकवास बात कर रहे हो, मन तो भाई स्थिर होता ही नहीं है ना। अगर अभी आप खुश हो, मैं कोई बुरा न्यूज सुना दूं, तो आपका मन अभी के अभी क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। अभी आप मस्त खेल रहे थे, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, माता पिता डांट देते तो तुरंत के तुरंत एकदम से चेहरा उतर जाता है, तो उनका मन क्या हो जाता है? मतलब मन में क्या हो जाता है? थोड़ा सा कमजोर हो जाता है मन, मतलब डल हो जाता है कि यार डांट दिए हैं, रोने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे। तो इस पर भी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। अब इसी से थोड़ा आगे बढ़कर कौन आते हैं? एक मनोविज्ञानी आएंगे जिनका नाम आपने बार बार सुना होगा। तो हमने देखा क्या? आत्मा खत्म और मन खत्म। अब आया क्या? चेतना। क्या आया? चेतना। चेतना का, या चेतना का विज्ञान बोलते हैं ना। और कौन लेके आएंगे? बहुत फेमस नाम, चेतना का विज्ञान। इसी को बोलते हैं संवेदना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्या? विलियम हुंट। हुंट, ठीक है, विलियम हुंट ये लेकर आएंगे। अब ये चेतना क्या है? एक प्रकार का कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। और ये केवल और केवल कहाँ होता है? अब इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। कब किया? 1879 में। क्या किया इन्होंने? प्रयोग। चेतना को लेकर मनुष्य के बारे में जानना है तो उसके चेतना का अध्ययन करो। किसका अध्ययन करो? चेतना का अध्ययन करो। और ये प्रयोग भी कर देते हैं। और प्रयोग भी किस पर करेंगे? केवल टीनेजर पर करेंगे। टीनेजर्स पर करेंगे। क्यों करेंगे टीनेजर्स पर? बच्चे का मन, बच्चे जो उसका चेतन मन होता है, कभी इधर कभी उधर। और बड़े जो होते हैं अपने आप में कंट्रोल कर लेते हैं, कितनी भी विपत्ति वाली चीज आ जाती है तो वो संभाल लेते हैं। लेकिन टीनेजर जो होते हैं उनका उथल पुथल का समय रहता है पूरा। वही अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पाएंगे, वही अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो उन्होंने पहला प्रैक्टिकल किया। कहाँ किया? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। कहाँ का? जर्मनी का। आज जिसे हम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दोनों नाम याद रखना, कार्ल मार्क्स, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। लिप्जिंग शहर में एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम ही है लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इन्होंने पहला प्रयोग कर दिया। मतलब अब सोचो, अभी तक हम कभी भी प्रयोग नहीं कर पाए थे, ना तो आत्मा में कर पाए थे, ना तो मन वाले में। पहला प्रयोग कब कर पाते हैं हम? चेतना को लेकर। लेकिन वो भी क्या रहता है? आधा अधूरा रहता है। क्योंकि आज भी जो चेतना है वो देख पाते हैं क्या हम? नहीं देख पाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? टीनेजर को ध्यान में रखा और कर दिया प्रैक्टिकल। तो लोग इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग गए कि हाँ यार बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनली दर्शन से एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में अलग हुआ। क्या अलग हुआ? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी जो है कभी भी पढ़ा जाता था तो दर्शन के अंदर पढ़ा जाता था। लेकिन अब क्या है? दर्शन नहीं पढ़ना है, इसके लिए एक सब्जेक्ट बन गया। और ये सब्जेक्ट बना कब? जब ये प्रैक्टिकल हुआ उसके 1 साल बाद एक नया विषय बना, मनोविज्ञान। नया विषय मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को नए रूप में स्थापित करने के लिए विलियम हुंट को क्या बोला जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। और इसी को सबसे पहले किसने किया था मानव विज्ञान मतलब मनुष्य को जानने के लिए? सबसे पहले किसका कॉन्सेप्ट था? आत्मा वाला। तो कौन लेके आते हैं? अरस्तु, अरिस्टोटल। तो इनको बोलते हैं मनोविज्ञान का जनक। ध्यान से सुनिएगा, मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम वुंड ने दिया था। इस कारण उनको क्या बोलते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। क्लियर है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर इनके भी बहुत सारे सपोर्टर्स थे, जैसे इनका एक प्रिय शिष्य रहेगा जिनका नाम होगा विलियम जेम्स। क्या नाम होगा उनका? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की भी कहानी सुनेंगे यहाँ पर। वो अमेरिका में रहेंगे, तो वो अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर मनोविज्ञान पर रिसर्च करते हैं, तो उनको बोलते हैं अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। ये जर्मनी में है। ये क्या है? ओवरऑल बोला जाता है इनको, और ये है जर्मनी में। और इनका जो स्टूडेंट रहता है उसका नाम रहता है विलियम जेम्स। वो जाएंगे कहाँ? यूएसए, और वहां पर प्रैक्टिकल करेंगे। और वहां पर प्रैक्टिकल करने के बाद वो अलग अलग थीसिस देंगे। तो उनको बोलते हैं अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन? तो विलियम जेम्स। अब एक बात बताओ, सब लोग तो फालतू की बात कर रहे हैं अभी तक। कर रहे हैं ना? देख सकते हैं क्या? आत्मा नहीं दिखेगा, मन के बारे में पता नहीं है, चेतना पहली बार नाम सुन रहे अपन। ठीक है, हमेशा किसी लड़की का नाम होता था। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि मन में एक चेतना है करके। अब आया क्या? व्यवहार। क्या है? व्यवहार। और एक नाम आपने सुना होगा, मैकडूगल। मैकडूगल सुने हैं क्या? विलियम मैकडूगल, संवेग। हाँ, बस 2 मिनट और लगेगा। संवेग, इनकी एक बुक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इन्हीं में इन्होंने दिया था व्यवहार शब्द के बारे में। बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, संवेग के बारे में बताएंगे, व्यवहार के बारे में बताएंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या है? व्यवहार के बारे में, व्यवहार को इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर, है ना? बिहेवियर। तो सबसे बाद में जो कॉन्सेप्ट आया, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन। और व्यवहार का अध्ययन कौन देते हैं? कौन देते हैं? जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। ठीक है, अब इसका अध्ययन करते हैं। आज अगर कोई पूछे आपसे कि मनोविज्ञान में आप करते क्या हो, तो मनोविज्ञान में हम करते हैं मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आत्मा का अध्ययन नहीं करते, मन का अध्ययन नहीं करते, ना हम चेतना का अध्ययन करते हैं। आज एक्चुअल में हम करते हैं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो व्यवहार कैसा व्यवहार? कि जो भी हमको सूचनाएं मिलती हैं, चाहे अच्छी मिले बुरी मिले, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। या तो हंस के करेंगे या तो रो कर करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? व्यवहार होगा, जो दिखेगा, प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा लोगों को, है ना? जैसे बच्चा रो रहा है तो अचानक से उसको आइसक्रीम दे दिए, या कुछ खाने पीने का चीज दे दिए, मोबाइल दे दिए। आजकल तो मोबाइल में मान जाते हैं बच्चे लोग। ठीक है, रील्स खोल के दे दो, है ना? मान गए। तो हमने देखा ना, रो रहा था बच्चा, हमने दे दिया मोबाइल, तब क्या हो गया? वो चुप हो गया। तो हम उसके व्यवहार को समझ पा रहे हैं, है ना? जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा होगा, तो बच्चे के बारे में, जैसे बच्चा कोई तबियत खराब है, रो रहा है, आपको नहीं पता चला, क्योंकि बच्चे तो बता नहीं सकता। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर पूछती है कब से ऐसा कर रहा है, पैर कब चलाना शुरू किया, मतलब जब पेट में दर्द होता है तो पैर बहुत ज्यादा तेजी से चलाते हैं, बोलते हैं ना बच्चे, या जो भी है। तो डॉक्टर आपसे क्या पूछती है कि वो क्या क्या कर रहा था, कैसा वो बिहेव कर रहा था, उसके व्यवहार का वो अध्ययन करेंगी, फिर वो क्या डायग्नोसिस करेंगे और बताएंगे कि बच्चे को शायद ये वाली बीमारी है, ये दिक्कत है करके। तो क्या होता है? हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ओवरऑल जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है हमको? व्यवहार। तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान जैसे जैसे आप आगे बढ़ा, तो एक बहुत विशाल सब्जेक्ट बन गया है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया, बहुत बड़ा विषय बन गया। अब इसमें से हमको चुन चुन कर पढ़ना होगा। अब हमको क्या चुनना है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ते हो आप, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो आप, तो चाइल्ड साइकोलॉजी तो पढ़ना है आपको। इसके बहुत सारे ब्रांच बने ना, है ना? ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया, फिर गर्ल साइकोलॉजी होता है, बॉय साइकोलॉजी होता है। तो उसी में क्या है? हमको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है। इसी का एक ब्रांच बनेगा क्या, और उसमें आप लोग क्या पढ़ोगे? कहाँ से?
गर्भ से लेकर उसका टीनेजर वाला जो एज रहेगा वहां तक का अध्ययन करते हो आप बाल विकास में। तो बाल विकास में आप क्या करोगे? बाल मनोविज्ञान में आप करोगे क्या? हाँ, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना है आपको। ठीक है, तो आपको जो बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान में है, उसमें क्या करोगे? बच्चे के व्यवहार का आप अध्ययन करोगे। समझ में? तो 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताए अभी, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। ठीक है, तो इसी सबको कॉन्सेप्ट को मिलाकर विलियम वुडवर्थ, बहुत सारे लोगों का नाम विलियम विलियम रहेगा यहाँ पर, तो विलियम वुडवर्थ बोलते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, मन का त्याग किया, चेतना को भूल गई, मतलब चेतना खो गई, और अब जो बाकी है केवल और केवल क्या बाकी है? व्यवहार बाकी है। ऐसा उनका एक कथन आएगा, तर्क आएगा। समझ में? तो अभी केवल समझने का था, इसका प्रॉपर एक नोट्स बनेगा आपका, हो सके प्रोवाइड भी करा देंगे या तो आपको लिखवा भी देंगे, दोनों हो सकता है। लाइव क्लास में बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हो गया, आप लोग जा सकते हैं। जिनको लेट हो रहा है चले जाइए। दोनों मिल सकता है, दोनों मिल सकता है, आपको टाइप्ड वाला भी मिल सकता है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगर लिखना होगा तो लिखवा भी देंगे। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ, लिखवाता हूँ मैं ज्यादा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अपन पहले थ्रू आउट टॉपिक को लिख कर पढ़ेंगे। ठीक है, और जब टॉपिक खत्म होगा तो मैं उसका एक नोट दे दूंगा। लिख कर पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से 10-12 पेज जाएगा आपके कॉपी का, लेकिन आपको उस दौरान याद हो जाएगा अच्छे से। फिर 2 पेज का एक नोट दे देंगे, क्योंकि टाइप करने के बाद बहुत कम स्पेस लगता है। लाइव क्लास में भी देखिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, लिखना लिखा दीजिए। हाँ, मैं दोनों बोल रहा हूँ। मैं एक काम करूंगा ना कि क्या करेंगे अपन, कि पहले पूरा रिटर्न वर्क करेंगे और उसके बाद क्या देंगे? नोट्स देंगे, जब टॉपिक खत्म होगा तब। तो आपको दोनों हो जाएगा। तो डाटा तो यूज होगा ही ना, बिना डाटा यूज किए कैसे होगा? ऑनलाइन क्लास अगर लेना है तो डाटा तो यूज होगा ही। तो 300 रुपए का रिचार्ज आता है मेरे ख्याल से, 50 GB का। ऐसा कराना पड़ेगा, या तो वाईफाई लगवाना पड़ेगा, देख लो जैसा भी है। चलिए कल मिलते हैं ना।